हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कृषि। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा जल संसाधन और आज हम पढ़ेंगे कृषि। देखिए, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ पर 66.5% लोग खेती पर निर्भर हैं। कहा जाए तो भारत का 2/3 लोग किस पर निर्भर हैं? कृषि पर। सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम बात करें, पूरे घरेलू उत्पाद में हम बात करें तो जो कृषि का योगदान है वो 25% है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना वो योगदान? 25%। देखिए, कृषि दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री और कल्चर। लैटिन भाषा के एग्री शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मृदा, मिट्टी, और दूसरा है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है जुताई करना, अर्थात खेती को जोतकर उस पर फसल पैदा करना ही क्या कहा जाता है? कृषि। देखो, कृषि को प्रभावित करने वाले कुछ कारण हैं कि कृषि किन से प्रभावित होती है, उन पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सामाजिक कारण, भौतिक कारण। भौतिक घटकों में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत कृषि पर प्रभाव डालने वाले घटक भूमि की प्रकृति, मिट्टी के गुण, तापमान तथा वर्षा की मात्रा है। अर्थात हम भौतिक घटक में देखें तो मिट्टी के गुण, मिट्टी उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, एक। दूसरा है तापमान और तीसरा है वर्षा। सबसे पहले आता है जलवायु दशाएं। कृषि कार्यों में सबसे अधिक जो प्रभाव डालता है वो हैं जलवायु दशाएं। देखो, जलवायु में तापमान और वर्षा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना अधिक तापमान के अंकुर नहीं दे सकता। क्या? बीज अंकुर नहीं देगा। इसलिए बीज के अंकुर के लिए क्या चाहिए? अधिक तापमान। फिर उसे बढ़ने के लिए थोड़ा तापमान, इसके बाद उसे पकने के लिए अधिक तापमान। तो इस प्रकार तापमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और फिर है वर्षा। जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, फसल इतनी अच्छी तरह से नहीं होती। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर भी फसल अच्छी नहीं होती। अर्थात वर्षा भी एक मीडियम साइज से जिन क्षेत्रों में वर्षा होती है, ना ज़्यादा अत्यधिक ना ज़्यादा कम, वहाँ पर फसल बहुत अच्छी पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं भूमि की प्रकृति। देखिए, खेती उन्हीं भूभागों में बड़ी अच्छी होती है जो खेती उपजाऊ होती है। यहाँ प्रकृति का मतलब है उपजाऊपन से। जो जितनी खेती उपजाऊ होगी उसी खेत में ज़्यादा क्या होगी? फसल होगी। इसके बाद हम देखते हैं भूमि की प्रकृति। बेटा, भूमि की प्रकृति में थोड़ा ध्यान दें। भूमि की प्रकृति है खेती उन्हीं भूभागों में की जाती है जहाँ हल चलाने के लिए समतल हो। अर्थात भूमि की प्रकृति से क्या है बेटा? कि जहाँ खेती समतल हो वहाँ पर फसल अच्छी होगी, और जहाँ ऊबड़ खाबड़ खेती है वहाँ पर इतनी अच्छी खेती नहीं होगी। इसलिए अच्छी खेती के लिए क्या ज़रूरी है? समतल भूमि, अर्थात भूमि की प्रकृति। इसके बाद हम पढ़ते हैं उपजाऊ मृदा। ये तो आप भी जानते हो, जहाँ पर अच्छी मृदा होगी, उपजाऊ होगा, जिस मिट्टी उपजाऊ होगी यहाँ की मिट्टी, वहाँ पर एक अच्छी फसल पैदा होगी। आगे हम पढ़ते हैं आर्थिक घटक, अर्थव्यवस्था। देखो, आर्थिक घटक में सबसे पहले जो आता है वो आता है यातायात के साधन। देखो, व्यापारिक ढंग से कृषि तभी संभव है जब कृषि उत्पाद क्षेत्रों का संबंध उपभोग के क्षेत्रों में हो। अर्थात खेती के लिए यातायात के साधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कि गांव में अंडे, दूध, मक्खन, सब्जियां, मांस आदि पैदा होते हैं। अब उनको कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचा, जैसे आलू को कोल्ड स्टोरेज तक पहुँचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? यातायात के साधनों को। मांस को पहुँचाने के लिए यातायात के, अंडों को पहुँचाने के लिए यातायात के साधनों की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आर्थिक घटकों में सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? यातायात के साधन। देखो, यातायात के साधनों में अगर हमारे पास अच्छे क्या बोलते हैं, खेती करने के साधन होंगे तो हम अच्छी फसल ले लेंगे। ट्रैक्टर है, कटर है, ऐसे साधन। और देखते हैं श्रमिक पूर्ति। देखो, कृषि करने के लिए श्रमिकों की भी बहुत अधिक ज़रूरत पड़ती है। अर्थात काफ़ी मात्रा में हमें अच्छे, बोले तो कुशल, और हमें सस्ते मजदूर भी चाहिए। अच्छी खेती के लिए सस्ते और कुशल किसे कहते हैं? अच्छे जानकार। खेती के अच्छे जानकार हमें क्या चाहिए? श्रमिक चाहिए, जिससे हमारी अच्छी क्या होगी? खेती होगी, कृषि होगी। इसके बाद
हम पढ़ते हैं पूंजी। देखो बेटा, पैसे की भी बहुत बड़ी महत्वता होती है। जहाँ अगर अच्छे किसान पर अगर पैसा होगा तो वो अपनी खेती में अच्छा पैसा लगाकर अच्छी फसल प्राप्त कर सकता है। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सामाजिक घटक, मानव की भोजन रुचि। देखो, मानव की भोजन की रुचि के अनुसार ही फसल पैदा की जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर क्या खाया जाता है? चावल। तो वहाँ के जो खेत हैं उन पर अत्यधिक फसल कौन सी बोई जाती है? चावल बोई जाती है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में अत्यधिक क्या खाया जाता है? गेहूँ। तो यहाँ पर क्या बोया जाता है? गेहूँ। तो भोजन, मानव की भोजन की जो रुचि है उसी के अनुसार हम फसल बोते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बेटा कृषि के प्रकार। देखो, कृषि के प्रकार में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जो पहली कृषि कौन सी है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती क्या होती है? देखो बेटा, इस प्रकार की खेती, इस प्रकार की जो कृषि है वो स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए की जाती है। अर्थात जैसे यहाँ के लोग हैं तो यहाँ के लोगों द्वारा जो खेती की जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती। इस कृषि में जोतों का आकार छोटा होता है, अर्थात खेत छोटे छोटे होते हैं और लोगों को मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसी खेती करने के लिए। वहाँ पर हल और लकड़ी के हल और खुदाई करने के लिए छड़ी, और कहें तो इनके लिए श्रमिकों की लिए भी ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी खेती करने के लिए श्रमिकों की भी ज़रूरत नहीं होती है। अर्थात बहुत ही कम क्षेत्र में जो छोटे छोटे जो खेत होते हैं, अर्थात परिवार खुद ही अपनी खेती कर ले और उसमें अपना जीवन निर्वाह कर ले। प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती कहते हैं ऐसी खेती को, जो देश के अधिकांश पर्वतीय प्रदेशों में होती है। पहाड़ों पर आपने देखा होगा छोटे छोटे खेत होते हैं, वहाँ पर ना तो कोई मशीन जा सकती है, ना ट्रैक्टर जा सकता, नहीं। अर्थात घर के ही सदस्यों द्वारा जो अपने पेट की पूर्ति के लिए जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं हम? प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती। इसके बाद आती है बेटा स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि, देखो, इस प्रकार की कृषि पद्धति में फसलों को उगाने के लिए वनों को, भूभाग को साफ करके उन्हें जलाकर जो खेती पैदा की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थानांतरी खेती। अर्थात वनों को जलाकर जो खेती की जाती है, देखो, वनों को जलाकर 4-5 साल जब तक वो जमीन उपजाऊ रहेगी तब तक जो खेती की जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्थानांतरी खेती। देखो, इस खेती को हम काटो व जलाओ, झाड़ और झंकार ऐसी खेती भी कहते हैं। ठीक है, झाड़ झंकारों को साफ करके या फिर काटो और जलाओ इसे कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की पहाड़ियों पर ऐसी खेती की जाती है। अर्थात एक और बात है, इस कृषि में, स्थानांतरित कृषि में मुख्यतः स्त्री सदस्यों का द्वारा अधिक किया जाता है। अर्थात ये खेती महिलाओं के द्वारा भी की जाती है, अत्यधिक महिलाओं के द्वारा। अर्थात इसमें जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर भाग नहीं लेते। कौन भाग लेती हैं? महिलाएं। देखो, इस खेती के कुछ नाम भी हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा में इस खेती का नाम बोला जाता है झूम खेती। कौन सी? केरल में बोलते हैं ओनम। केरल में क्या बोलते हैं? ओनम। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बोलते हैं पोडू। क्या बोलते हैं? और मणिपुर में पामलू। मणिपुर में पामलू। पश्चिमी घाट में कुमारी, झारखंड में कोरबा, हिमालय क्षेत्र में खिल आदि इस खेती के नाम हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण नाम है कि ऐसे असम में इस खेती का नाम क्या कहा जाता है? झूम। क्या? झूम या झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि भी कहते हैं। इसके बाद हम कहते हैं बेटा गहन जीविका कृषि। देखो, गहन का मतलब होता है अत्यधिक, गहन माने ज़्यादा। तो यह वह कृषि है जिसमें छोटे छोटे भूभागों पर अधिक मानवीय श्रम, खाद, उर्वरकों, सिंचाई का अधिकतम प्रयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जाए। ऐसी खेती को क्या कहा जाता है? गहन जीविका कृषि। अर्थात खेत में से ज़्यादा बीज, ज़्यादा से ज़्यादा पानी, अत्यधिक सिंचाई करके
मतलब खेत से ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा की जाए, ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं? गहन जीविका कृषि। जैसे आपके इस इलाके में मथुरा के आसपास जो खेती होती हैं वो इस खेती के गहन जीविका कृषि की आती हैं। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ लोग धान बोते हैं, धान के बाद गेहूँ बोते हैं, गेहूँ के बाद मूंग बोते हैं। होता नहीं होता? अर्थात एक ही वर्ष में 3-3 फसल लेना, फसल चक्र के अनुसार। अभी आपने देखा कौन सी फसल कटी है? गेहूँ कटी है। गेहूँ के बाद अब क्या बो दी? मूंग बो दी। मूंग के कटते क्या बो देंगे? धान बोलेंगे ना, बोलेंगे? तो ये है। तो ऐसी खेती जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद बीज डालकर और ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई जाए, ऐसी खेती को क्या कहते हैं हम? गहन जीविका कृषि। इसके बाद आती है बेटा विस्तृत कृषि। विस्तृत का मतलब आप समझ ही रहे हो, विस्तृत माने बड़ा, विस्तृत माने बड़ी। जब बड़ी बड़ी जोतों पर मशीनों की सहायता से और कम मानव श्रम द्वारा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा श्रम किससे होगा? मशीनों से। जहाँ उसे ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं? विस्तृत कृषि। देखो पश्चिमी राजस्थान में मानव श्रम कम है लेकिन जो मशीनरी श्रम है वो ज़्यादा है। अर्थात वहाँ पर एक ही व्यक्ति पर 100 से 200 बीघा ज़मीन है। हमारे यहाँ आसपास आप ज़मीन देखोगे तो यहाँ 1 बीघे 2 बीघे 4 बीघे इस प्रकार की ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही अत्यधिक भूमि है। और इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम होता है। आप जानते हो राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, अर्थात सबसे ज़्यादा जमीन किस राज्य के पास है? राजस्थान के पास। देखो इसे पूंजी प्रधान कृषि भी कहते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे खेतों में वर्ष में एक ही फसल बोई जाती है। इन खेतों पर जो विस्तृत कृषि है, ज़्यादा बड़े बड़े खेत होते हैं और मशीनरी द्वारा खेती की जाती है और इन पर साल में एक ही फसल ली जाती है। और हम बात करते हैं आत्मनिर्वाह कृषि। आत्मनिर्वाह कृषि, देखो आत्म का मतलब होता है अपना, अपना निर्वाह मतलब जीवन यापन करना, और कृषि देखिए अर्थात परिवार की पूर्ति के लिए जो खेती की जाए। अर्थात इस कृषि में किसान तथा उसका परिवार मिलकर केवल अपने लिए खेती करता है। मतलब बहुत ही कम जमीन होती है और मिलकर अपने ही पूर्ति के लिए स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। या तो अपने घर की पूर्ति के लिए, अगर थोड़ा अनाज हो रहा है तो उसे बाजार में जाके बेच देंगे, नहीं तो अपने लिए ही जो खेती की जाए आत्मनिर्वाह के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो खेती की जाए उसे हम क्या कहते हैं? आत्मनिर्वाह कृषि। इसके बाद हम पढ़ते हैं रोपण कृषि। क्या पढ़ते हैं बेटा? बड़े पैमाने पर एक ही फसल की खेती जिसका संगठन औद्योगिक स्तर का हो। अर्थात ऐसी कृषि जिसके लिए उद्योगों की ज़रूरत पड़े, ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं? रोपण कृषि। देखो ये एकल फसल कृषि है जिसका एक ही फसल, अर्थात इसमें कई सालों तक एक ही फसल हो, एक खेत पर कई सालों तक एक ही फसल हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रोपण कृषि। जैसे कि रबड़, चाय, कहवा, गन्ना, नारियल, मसाले, फलों के वृक्ष जैसे केला, सेब आदि लगाए जाते हैं। ऐसी कृषि को क्या कहा जाता है? रोपण कृषि। बांस की खेती है, केला की खेती है, नारियल की खेती है, रबड़ की खेती है, फलों की खेती है, मसालों की खेती है। ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं बेटा? रोपण कृषि। अब हम पढ़ते हैं वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। ऐसी खेती जिसमें अत्यधिक रासायनिक खाद, खेती में ज़्यादा से ज़्यादा खाद देना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, अधिक पैदावार वाले बीज लेके आना बाज़ार से बढ़िया वाला, और
कीटनाशकों का प्रयोग करके जो खेती की जाए वो खेती कौन सी होती है बेटा? वाणिज्य कृषि। अर्थात देखिए हमारे किसान भाइयों के लिए, आप यहाँ आसपास देखते होंगे 1 पर 5 बीघे खेत है और परिवार में सदस्य हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6-7। अब 5 बीघे में उस पर खेत गेहूँ हो गए 200 मन, तो उसे भी पता है कि मैं 200 मन गेहूँ नहीं खा सकता हूँ, तो वो क्या करता है कि अपने लिए खाने के लिए तो वो देगा 1 बीघे अलग से, जिसमें खाद बीजों का यूज कम करेगा और अच्छी फसल जो शरीर के लिए लाभदायक हो। लेकिन उसे पता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फसल चाहिए क्योंकि मैं इसे खाऊंगा नहीं, इसे मुझे बेचनी है, तो वो क्या करेगा? बीज लेकर आएगा, कैसा भी बीज हो, उसमें अत्यधिक क्या देगा? पानी देगा, बीज दे, खाद देगा। उसे ये नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये फसल खाने लायक है कि नहीं है, क्योंकि वो तो किसके लिए ला रहा है इसे? वाणिज्य माने बिक्री। क्या? बिक्री के लिए। अर्थात हमें पता है कि हमारे पास 10 बीघा खेत है, लेकिन हमें खाने के लिए तो 1 बीघे में पार पड़ जाएगी हमारी। लेकिन अब हमें बिजनेस करनी है, तो हम क्या करते हैं? गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा खाद देंगे, बीज देंगे, जिससे क्या है? फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बिके और हमें बिजनेस हो। ऐसे खेती को क्या कहते हैं बेटा? वाणिज्य कृषि। देखिए मौसमों के आधारों पर भी हम फसलें बांटते हैं, रबी, खरीफ और जायद फसलें। देखो रबी की फसल शीत ऋतु में पैदा होती है, जो कि तुम्हारे अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होकर आपके जून जुलाई तक चलती है। और हम जो खरीफ की फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, वो जून जुलाई से चल के आपके अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। और जो जायद फसलें हैं, जायद फसलें वो होती हैं जो मई और जून के महीने में, जो गर्मियों में जो फसल बोई जाती है, जिसकी जो आयु होती है ज़्यादा से 1 या 2 महीने में फसल पैदा होके और किसान भाई अपना पैसा प्राप्त करते हैं। जिसमें आप हरी सब्जियां लें, जैसे कि आपका कद्दू है, करेला है और आपका ये जो भिंडी हैं, हरी सब्जियां जो हैं, और इसमें तरबूज है, खरबूज है, ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं बेटा? जायद फसल। और रबी फसल के रबी, देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, रबी 2 अक्षर का है नाम। तो देखिए ज़्यादातर जो इसकी फसल हैं, आलू 2 अक्षर, गेहूँ 2 अक्षर, चना 2 अक्षर का है, लाहा भी 2 अक्षर का है। तो आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो रबी की फसल हैं, गेहूँ, चना, आलू, लाहा, ठीक है। और अब खरीफ की फसल, खरीफ में कितने अक्षर आते हैं? 3। तो ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, 3 गए ना। ये एक आइडिया है, सिर्फ आपके लिए क्या है? एक आइडिया है। इस प्रकार आज आपका ये जो अध्याय हम यहीं करते हैं, और जो नेक्स्ट अभी पार्ट काफ़ी बचा हुआ है, इसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।